हमारा टॉपिक था लास्ट टाइम बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस का। तो थोड़ा सा इसको देखेंगे। हमारा मेन टारगेट जो है वो आज इस बाइंडिंग एनर्जी के इर्द गिर्द ही हमने रहना है। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस की लास्ट टाइम मैंने डेफिनेशन की थी फ्रॉम मास डिफेक्ट। हमने ये कहा था कि अगर आपके पास न्यूक्लियस का टोटल मास देखा जाए एक्सपेरिमेंटली और थोरेटिकली अगर उसका मास देखा जाए तो उसमें फ़र्क आता है। जो थोरेटिकली न्यूक्लियस का मास होना चाहिए उसमें z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का मास और n नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का मास ऐड अप करें तो दिस शुड बी द टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियस। लेकिन एक्सपेरिमेंटली जब हम कैलकुलेट करते हैं, फर्ज करें आपके पास एक एटम है XA, ये एक एटम है। इस एटम में से आप z नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनका मास माइनस कर दें, क्योंकि एटम में से जब इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएं तो फिर न्यूक्लियस का मास आता है। तो इस ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है दैट इज द मास, एक्सपेरिमेंटल मास ऑफ न्यूक्लियस, जिसमें से आपने जिसको आयनाइज करके उसके इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिए हैं, यानी टोटल मास ऑफ एटम माइनस टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स का मास एटम में से निकाल दें तो यू विल गेट दिस टर्म एंड दिस टर्म कोरस्पॉन्ड्स टू द एक्सपेरिमेंटल मास ऑफ न्यूक्लियस। तो थोरेटिकल मास ज़्यादा होता है, एक्सपेरिमेंटल मास कम होता है। दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। और ये डिफरेंस इज रिस्पॉन्सिबल के जो बाइंडिंग एनर्जी की शक्ल में आपको मिलता है बाय मल्टीप्लाइंग सी स्क्वायर। कि जब आप न्यूक्लियस बन रहा होता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस हो रही होती है, यानी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आपस में कंबाइन हो रहे होते हैं, उस वक्त कुछ एनर्जी जो है वो निकलती है और वो एनर्जी बेसिकली उस मास डिफेक्ट यानी मास की कन्वर्जन से पैदा हो रही होती है, जो मास डिफेक्ट में आप देख रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद आपने ये देखा था कि अगर कोई भी न्यूक्लियस है आपके पास तो उसकी एनर्जी अगर लिखना चाहें तो ये उसकी एनर्जी है mn c²। ये अब हम थोरेटिकली बात चला रहे हैं कि उसकी एनर्जी न्यूक्लियस की होती है mn c²। इस एनर्जी में कौन कौन से कंट्रीब्यूशन आते हैं न्यूक्लियस की एनर्जी में? तो न्यूक्लियाइड जो है उसकी एनर्जी में एक तो आप सबसे पहले लेते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास Ma जो है ये एटॉमिक मास है, मल्टीप्लाई बाय c² करेंगे तो ये एटॉमिक मास एनर्जी बनेगी। और उस एटॉमिक मास की एनर्जी में से आप माइनस कर देते हैं इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी। तो जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी है वो z टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू c², यानी इलेक्ट्रॉनिक मास एनर्जी बन जाती है। तो यहाँ तक ये न्यूक्लियस की एनर्जी बनती है, लेकिन प्लस उसमें एक एक्स्ट्रा टर्म भी हमें ऐड करनी पड़ती है विच इज़ दी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आप इसमें ऐड करेंगे फॉर ऑल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो B1 आएगा, दो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो B1 प्लस B2 आएगा, तीन इलेक्ट्रॉन्स हैं तो B1 प्लस B2 प्लस B3 आएगा। वो डिपेंड करता है कि आपके पास प्रोटॉन कितने हैं, क्योंकि एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं, लिहाजा इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को भी Z से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये फार्मूला भी आपने देखा था कि ये एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस का एक जनरल फार्मूला है। अब इसमें नॉर्मली यहाँ पे रेंजेस लिखी हुई हैं कि ये जो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, यानी इलेक्ट्रॉन्स जो न्यूक्लियस के साथ बाउंड हुए होते हैं, प्रोटॉन्स के साथ बाउंड हुए होते हैं किसी भी एटम में, तो उनकी जो बाइंडिंग एनर्जी है उसकी रेंज होती है 10 to 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जबकि दूसरी तरफ जो एटॉमिक मास एनर्जी होती है, टोटल एटॉमिक मास एनर्जी होती है, वो मास नंबर मल्टीप्लाई बाय 1000 यानी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1000 MeV होता है। और फिर उसको आपने ए यानी मास नंबर से मल्टीप्लाई भी करना होता है। तो ये जो वैल्यू आपको नजर आ रही है विच इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1000 MeV, वो इसके कंपैरेटिवली यानी 10 keV या 100 keV के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। तो चूंकि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी लेस एज कंपेयर टू द एटॉमिक मास एनर्जी, सो देयरफॉर ये जो टर्म है इसको नॉर्मली निगलेक्ट कर दिया जाता है और इसको काउंट नहीं किया जाता। तो बहरहाल अगर आप इस इक्वेशन वन को ज़रा दोबारा देखें तो इसमें अगर इसमें माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ माइनस ऑफ m आ जाएगा और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस ZME आ जाएगा। अब अगर आप z वाली टर्म्स को कंबाइन कर लें यानी ZMP और ZME, इन दोनों को कंबाइन कर लें तो z कॉमन होगा और ब्रैकेट में आपको मिलेगा मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये माइनस माइनस प्लस हो गए थे, तो एक मास, एक प्रोटॉन का मास और एक इलेक्ट्रॉन का मास बाकी बचेगा, z कॉमन आ गया।
तो अब आपको पता है कि एक प्रोटॉन वाली चीज हाइड्रोजन होती है, तो एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन अगर उसमें डाल दिया जाए तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास बन जाता है, यानी वो हाइड्रोजन एटम बन जाता है। तो इसलिए इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके हाइड्रोजन एटॉमिक मास की फॉर्म में लिखा लिखा गया है यहाँ पर इक्वेशन 3 में। Z टाइम्स यानी Z कॉमन आ गया था, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन के मास को मिलाकर हाइड्रोजन एटम का मास बन गया। बाकी ये वही टर्म्स हैं, प्लस n न्यूट्रॉन्स थे तो उनका मास, और माइनस ये जो एक्सपेरिमेंटल मास है एटम का, ये उस फॉर्म में। यानी ये क्वेश्चन 3 जो है इसमें इसको एटॉमिक मासेस की फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी ये जो है ये मास ऑफ हाइड्रोजन और ये मास ऑफ दी एक्स एटम जो भी है, एटॉमिक मासेस की फॉर्म में इस फार्मूले को लिख दिया है। मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वायर करेंगे तो वो बाइंडिंग एनर्जी आपको दे देगा। फिर आपने ये भी चीज़ देखी थी कि अगर आप एक सिंगल न्यूट्रॉन को निकालना चाहते हैं किसी न्यूक्लियस में से, तो उसको न्यूक्लियस में से रिमूव करने के लिए आपको कोई एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको हम न्यूट्रॉन सेपरेशन एनर्जी कहते हैं। तो ये थोड़ा सा मिस्टेक है, ये नीचे वाला जो एक्सप्रेशन है ये न्यूट्रॉन की सेपरेशन एनर्जी है। उसमें आप क्या करते हैं कि वो मास लेते हैं जिसमें आपने एटम में से एक न्यूट्रॉन निकाल दिया है। तो जब आप एक न्यूट्रॉन निकाल देंगे तो एटम का मास भी एक कम हो जाएगा, माइनस ये जो टर्म है ये टोटल मास ऑफ दी ओरिजिनल एटम था, और प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएगा जो कि आपने निकालना है, मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वायर। इसकी कैलकुलेशन हमने लास्ट टाइम कर ली। सिमिलरली प्रोटॉन सेपरेशन एनर्जी के लिए आप क्या करते हैं, जेड में से एक माइनस करते हैं, यानी एक प्रोटॉन बाहर निकालते हैं, उससे फिर मास में एक की कमी आती है, और उसमें से फिर माइनस करते हैं मास ऑफ दी टोटल एटम और प्लस मास ऑफ दी प्रोटॉन। तो ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है, फर्क ये है कि यहाँ पर आपने Z-1 किया है और यहाँ पे N-1 किया है। यहाँ पर मास ऑफ प्रोटॉन ऐड हो रहा है और यहाँ पर मास ऑफ न्यूट्रॉन ऐड हो रहा है। तो ये किस्म के सिमेट्रिक फार्मूले हैं। अब ये सेपरेशन एनर्जी का क्या मतलब है, आपने इस तरह की चीज पढ़ी थी जब आपने एटॉमिक फिजिक्स में एटम के स्ट्रक्चर को पढ़ा था, बोर एटॉमिक मॉडल को पढ़ा था। वहां पे आपने कहा था कि एटम का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शेल्स में ऑर्बिट करते हैं, यानी ऑर्बिट्स होते हैं, डेफिनेट ऑर्बिट्स होते हैं जिनमें वो मूव कर रहे होते हैं। अब एक एक इलेक्ट्रॉन को आपने रिमूव करना हो एटम में से, तो आप बेसिकली उसके ऑर्बिट में से उसको निकालते हैं, जिसके लिए आपको एनर्जी देनी पड़ती है। तो वो एनर्जी फॉर एग्जांपल अगर हाइड्रोजन एटम है और उसका इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है, तो हमें पता है कि ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आपको देनी पड़ती है। ये एनर्जी जब आप हाइड्रोजन एटम को देते हैं तो वो आयनाइज हो जाता है, यानी उसका ग्राउंड स्टेट वाला एक इलेक्ट्रॉन उसमें होता है, वो नॉकआउट हो जाता है। तो इससे पता ये चल रहा है कि यहाँ जो हम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की बात कर रहे हैं कि उनको भी सेपरेट किया जा सकता है। तो इसका मतलब है कि जो न्यूक्लियस है वो भी उसी तरह का कोई उसका स्ट्रक्चर है कि जिसके अंदर ऑर्बिट्स बने होंगे, शेल्स बने होंगे, और डिफरेंट शेल्स के अंदर डिफरेंट प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स होंगे। और आप अगर ये एनर्जी देंगे, कोई डेफिनेट शेल वाली एनर्जी जो होगी, उस शेल वाला प्रोटॉन या न्यूट्रॉन जो है वो नॉकआउट हो जाएगा। तो दूसरे लफ्जों में सेपरेशन एनर्जी का फार्मूला हमें बताता है कि ये न्यूक्लियस जो है इसका स्ट्रक्चर जो है वो शेल स्ट्रक्चर होगा। तो लेकिन ये हम देखेंगे कि ये भी जो है वो कोई डेफिनेट बात नहीं है, बट ये मॉडल्स हैं न्यूक्लियस के कुछ, एक शेल मॉडल है, एक लिक्विड ड्रॉप मॉडल है, कलेक्टिव मॉडल है। तो उसमें जो शेल मॉडल है उसके लिए जो है ये जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन सेपरेशन एनर्जी है, ये समझ लें कि शेल स्ट्रक्चर को सपोर्ट करती है। इसी तरह कुछ और ऑब्जर्वेशन भी हम पढ़ेंगे जो डिफरेंट मॉडल को सपोर्ट कर सकती हैं। उसके बाद ये एक चीज़ हमने देखनी है कि बाइंडिंग एनर्जी का भी आपने यहाँ फार्मूला देखा है, ये वाला आप चाहें तो इसको न्यूक्लियस मास की शक्ल में या एटॉमिक मास की शक्ल में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, एक्सपेरिमेंटली जो है वो हम क्या करते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी को न्यूक्लियन जो सॉरी मास जो है एटॉमिक मास या न्यूक्लियन मास भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत वीक होता है कंपैरेटिवली। तो इसको ये नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं, आपको पता है कि एटॉमिक मास या न्यूक्लियर मास बेसिकली नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ही होते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी का ग्राफ बनाया जाता है नॉर्मली न्यूक्लियन मास के साथ। तो वाई एक्सिस पे बाइंडिंग एनर्जी ले ली जाती है, और जो एक्स एक्सिस है उसके ऊपर आप ये न्यूक्लियन नंबर ले लेते हैं, और फिर आप डिफरेंट न्यूक्लियाई के ऊपर उनकी बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करते जाते हैं, और डिफरेंट ए के लिए आप इसका जो है वो मास जो है सॉरी ग्राफ जो है वो ड्रा करते हैं। तो ये ग्राफ अभी मैं आपको दिखाता हूँ।
ये आपकी बुक के अंदर ग्राफ बना हुआ है, वहां से मैं इसको क्लियरली दिखा रहा हूँ। तो ये ग्राफ आपको नजर आ रहा होगा, ये आपकी जो बुक है, क्रेन की बुक, उसमें से मैंने ये निकाला है पेज 67 के ऊपर। तो ये वो ग्राफ है, ये थोड़ा सा लाइट है, आपको शायद नजर आने में दिक्कत हो। यहाँ पर हमने ली हुई है बाइंडिंग B/A। अब B/A है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, जिसको आपके नोट्स ने स्मॉल f से प्रेजेंट किया हुआ है। तो दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी MeV में होती है। और इसी तरह एक्स एक्सिस के ऊपर आप देखें तो ये A लिया हुआ है, ठीक है। अब डिफरेंट एटम्स हैं जिनको या न्यूक्लियाई हैं जिनको यहाँ पे ड्रा किया गया है। तो मसलन ये देखें आप, ये है आपके पास H2 ड्यूट्रियम है, ये वाला जो है ये लिथियम है, और फिर बेरिलियम है, बोरॉन है, हीलियम है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, नियॉन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, यहाँ पे ये फेरक है। इसी तरह फिर आगे मोलिब्डेनम है, कैडमियम है, ये डिफरेंट चलते जा रहे हैं न्यूक्लियर। यहाँ पे यूरेनियम है 238। अब इस कर्व को बेसिकली हमने अंडरस्टैंड करना है सारी। अब आगे जो हमारा सेमी इंपिरिकल मैथ्स फार्मूला होगा, ये जो भी चीजें होंगी वो इस, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल कर्व है, हमने एक थ्योरेटिकल मॉडल अब डेवलप करना है जो इस एक्सपेरिमेंटल कर्व को एक्सप्लेन कर सके। एक ऐसा बाइंडिंग एनर्जी का फार्मूला लिखना है कि जब उसमें आप डिफरेंट वैल्यूज पुट अप करें तो आपको यही वाला ग्राफ मिल जाए जो आपने एक्सपेरिमेंटली निकाला है। उसके लिए अब आप फिजिकल इंसाइट्स यूज करेंगे कि भाई न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या हो रहा होगा, कौन कौन सी टर्म जो है उसके अंदर आएगी बाइंडिंग एनर्जी के अंदर, किस किस तरह मास आएगा, किस तरह प्रोटॉन नंबर आएगा, न्यूट्रॉन नंबर की क्या वैल्यू होगी। तो ये डिफरेंट वैल्यूज हमने एस्टिमेट लगाना है और उससे एक फार्मूला बनाना है, इसी को हम सेमी इंपिरिकल मैथ्स फार्मूला कहते हैं। और उससे फिर आप बाइंडिंग एनर्जी बना सकते हैं मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वायर। तो वो बाइंडिंग एनर्जी अगर इस ग्राफ को एक्सप्लेन करती है तो फिर हम कहेंगे कि ये हमारा मॉडल दुरुस्त है। अब इसमें कुछ ट्रेंड्स हैं, सबसे पहले उनको अगर आप देख लें, वो जो ट्रेंड्स यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं, उन ट्रेंड्स को थोड़ा सा देख लेते हैं। जस्ट लुकिंग एट द ग्राफ आपको कुछ चीजें जो है वो एक्सप्लेन हो जाएंगी। मिसाल के तौर पे इसमें सबसे पहले ये देखें कि इस ग्राफ को देखते ही आपको क्या नजर आता है। डोमिनेंटली ज्यादातर न्यूक्लियाई एक स्ट्रेट लाइन सी बना रहे हैं, यानी ये इसको देखते ही पहला एस्टिमेट ये नजर आता है कि ये जो लाइन है ये स्ट्रेट लाइन है। अब स्ट्रेट लाइन का मतलब होगा कि यहाँ जो वाई एक्सिस पे चीज है वो एक्स के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, ठीक है, तभी स्ट्रेट लाइन आपको मिलती है। तो वाई एक्सिस के ऊपर जो चीज है, यानी एक्स को चेंज करते जाएं तो वाई के ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा, पड़ तो रहा है लेकिन फर्स्ट एस्टिमेट हमारा ये है कि इट विल बी क्लोज टू अ स्ट्रेट लाइन। तो इसका मतलब है कि B/A जो है ये इज इक्वल टू कांस्टेंट है, जिसका मतलब ये हुआ कि जो बाइंडिंग एनर्जी है B, इट इज प्रोपोर्शनल टू A, यानी बाइंडिंग एनर्जी जो है वो प्रोपोर्शनल टू A है। तो पहला ट्रेंड हमें ये पता चला कि बाइंडिंग एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू दी न्यूक्लियन नंबर A। तो जितने न्यूक्लियन जो है वो ज्यादा होंगे उसी हिसाब से बाइंडिंग एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। लेकिन साथ ही आपको ये भी नजर आ रहा है कि ये सारे न्यूक्लियन जो है वो तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर नहीं आ रहे, कुछ न्यूक्लियन नीचे भी थे, जैसे यहाँ H2 नीचे था, या इसी तरह लिथियम नीचे थी, बेरिलियम वगैरह, ये तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर नहीं आ रहे। तो ये अगर आप गौर करें तो ये सारे लाइट न्यूक्लियाई हैं, यानी ये वो न्यूक्लियाई हैं जिनका मास मतलब 15 से कम कम है। यानी हीलियम है 4 मास है इसका, बोरॉन का 11 है, बेरिलियम का 9 है, लिथियम का 6 है वगैरह वगैरह, कार्बन का 12 है, नाइट्रोजन का 14। तो ये वो इन न्यूक्लियन को कहेंगे कि ये लाइट न्यूक्लियाई हैं, यानी वो न्यूक्लियाई जिनका मास कम है। तो लाइट न्यूक्लियाई जो हैं वो उनके अंदर जो ट्रेंड है वो ये है कि वो स्ट्रेट लाइन को फॉलो नहीं कर रहे। और हैवी न्यूक्लियाई जो है 15 से या 20 से ज्यादा वाले, वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन के ऊपर आ रहे हैं। दूसरा आपको ये भी नजर आ रहा है कि यहाँ बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू भी इसने दी हुई है, इसको क्लियर करके लिखा हुआ है 8 MeV, यानी इस पॉइंट के ऊपर जो एनर्जी है वो 8 MeV है। तो बेसिकली ये जो आपका फेरक होता है ये सबसे टॉप के ऊपर है, बाकी सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो फेरक से नीचे आते हैं। ये अगर आप गौर से इसको देखें, एग्जैक्ट कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, लेकिन आप जस्ट ग्राफ को देख के समझ सकते हैं कि मैक्सिमम जो हमारे न्यूक्लियन है वो फेरक के नीचे नीचे आ रहे हैं। तो फेरक की बाइंडिंग एनर्जी होती है 8.8 MeV और 56 इसका एटॉमिक मास है। तो कहा जाता है कि नेचर में जितने भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं
उनमें सबसे ज्यादा स्टेबल एलिमेंट जो है वो लोहा है। लोहा जो है ये सबसे ज्यादा स्टेबल एलिमेंट है, इसका न्यूक्लियस सबसे ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस है, क्योंकि इसकी बाइंडिंग एनर्जी 8.8 MeV है, यानी सबसे ज्यादा एनर्जी इसको चाहिए टूटने के लिए। बाकी न्यूक्लियाई को अगर थोड़ी एनर्जी भी मिल जाए तो उससे वो ब्रेकअप हो जाते हैं। इवन यूरेनियम जो है उसकी बाइंडिंग एनर्जी भी लोहे से कम होती है, लिहाजा यूरेनियम भी जल्दी जो है उसका न्यूक्लियस तोड़ा जा सकता है, लेकिन लोहा जो है इसकी सबसे ज्यादा है। बाकी जो न्यूक्लियाई हैं वो भी 8 MeV के थोड़ा सा ऊपर नीचे ही आ रहे हैं, यानी कोई ज्यादा फर्क नहीं आ रहा। अगर आप यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन लगाएं, तो इस तरह ये स्ट्रेट लाइन लगाएं, अगर आपको मेरे हाथ से नजर आ रही है, तो इस वाले पोर्शन में क्या होगा कि बाइंडिंग एनर्जी थोड़ी सी 8 MeV से ज्यादा होगी, और अगले पोर्शन में जहाँ पे हैवी न्यूक्लियाई है वहाँ पे 8 MeV से थोड़ी कम होगी। तो ये एस्टिमेट लोगों ने लगाया है, कैलकुलेट किया है, ये तकरीबन 10% का फर्क पड़ता है। यानी ये जितने भी न्यूक्लियाई इस लाइन के ऊपर आपको नजर आ रहे हैं, इनकी बाइंडिंग एनर्जी 8 MeV से या 10% ज्यादा होगी, या 10% जो है वो कम होगी। तो ये इसके अंदर एक चीज हमें नजर आती है। अच्छा, फिर ये कि जो न्यूक्लियाई जिनका मास 60 से कम है, यानी ये 56 पे फैरक है और इसी के करीब करीब 60 है, तो 60 से जिनका यानी ये वाली जो लाइन यहाँ पे ड्रा की हुई है ना, ये 60 वाली है। ये अगर आप नीचे देखें तो ये इसमें लिखा भी हुआ है, मास नंबर अगर 60 हो तो फिर आप ये लाइन ड्रा करते जाएं, तो इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट से जो पीछे वाले न्यूक्लियाई हैं जिनका मास लेस देन 60 है, इनसे आप जो बाइंडिंग इनसे बाइंडिंग एनर्जी जो आप निकालते हैं, वो बाइंडिंग एनर्जी फ्यूजन के जरिए आती है। फ्यूजन का आपने पढ़ा हुआ है कि अगर लाइट न्यूक्लियाई को मर्ज कर दिया जाए तो बहुत ज़्यादा एनर्जी खारिज होती है। ये वही एनर्जी होती है जो बाइंडिंग एनर्जी पहले से मौजूद होती है, और जब आप इनको फ्यूज करते हैं तो उससे ये एनर्जी रिलीज होती है। तो आप ये कह सकते हैं कि लाइट न्यूक्लियाई यानी जिनका मास 60 से कम होगा वहाँ पे फ्यूजन हो रही होती है, और वो तमाम न्यूक्लियाई जिनका मास 60 से ज्यादा होता है उनमें फिशन के जरिए एनर्जी हासिल होती है। मिसाल के तौर पर यूरेनियम के अंदर जो रेडियो एक्टिव डिके होता है, उसमें उसको ही आप इस्तेमाल करते हैं फिशन रिएक्शन करवाने के लिए, कि आप न्यूक्लियस को जो है वो एक न्यूट्रॉन से बम्बार्ड करते हैं और उसके नतीजे में उसमें उसमें से एनर्जी निकालते हैं, और वो बड़ा न्यूक्लियस जो होता है वो दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई में तकसीम हो जाता है, और फाइनली जो है वो आपको मिल जाती है। अच्छा, बाकी ये कि इसके अंदर जो अब ये भी हमने जस्ट ट्रेंड्स देखे हैं, अभी हमने कोई रीजन नहीं दी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, जस्ट ट्रेंड्स हमने देखे हैं कि लाइट न्यूक्लियाई का क्या ट्रेंड है, हैवी न्यूक्लियाई का क्या ट्रेंड है, मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई कौन से हैं, और लेस स्टेबल न्यूक्लियाई जो है वो कौन से हैं। अब हमने ये करना है कि हमने इसकी जो स्टडी है वो थ्योरेटिकल तरीके से, यानी एक मॉडल बना के जो है इसको हम देखेंगे कि किस तरह से हम जो है वो इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और उसके लिए हम ये करते हैं कि हम डिफरेंट टर्म्स जो है वो कैलकुलेट करते हैं, और उनसे बाइंडिंग एनर्जी का एक फार्मूला बनाते हैं जो इस ग्राफ को एक्सप्लेन कर सके। तो